हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज अपना टॉपिक है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज किसे कहते हैं? खनिज खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस पदार्थ जिनकी एक विशिष्ट क्या हो, रासायनिक संरचना हो और क्रिस्टलीय संरचना हो। जैसे कि कार्बनिक पदार्थ जिसमें कठोरता हो, रंग हो और क्या हो, निश्चित आकार। यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस पदार्थ जिनकी क्या हो, एक निश्चित रासायनिक संरचना हो, ठीक है, और क्रिस्टलीय संरचना होती है, ठीक है। अयस्क अयस्क लोहा, मैंगनीज, अभ्रक खनिजों के अंश का मिश्रित हो। अयस्क जो खनिज है वो अयस्क रूप में पृथ्वी में पाए जाते हैं, यानी अशुद्ध रूप में, यानी अशुद्धियों के साथ, ठीक है। खनिजों का हमारे लिए महत्व है। खनिजों का हमारे लिए क्या महत्व है? दैनिक जीवन में काम आने वाली छोटी सी सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ खनिजों से बनती है। जैसे इमारतें हैं, पुल हैं, ये सब खनिजों के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। मशीनें हैं, औजार, ये भी खनिजों से बनते हैं। परिवहन के जितने भी साधन हैं, बर्तन हैं, एनी वन चीज़ है वो क्या किससे बनती है? खनिजों से बनती है। खनिजों के प्राप्ति स्थल, खनिज हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? खनिज हमें आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से भी प्राप्त होते हैं। उनसे हमें क्या क्या मिलता है? जस्ता मिलता है, तांबा, जिंक, सीसा आदि प्राप्त होते हैं। अवसादी चट्टानों से हमें कोयला मिलता है, पोटास, सोडियम, नमक के भंडार मिलते हैं। धरातलीय चट्टानों के अपगठन से हमें या जलोढ़ से भी हमें खनिज प्राप्त होते हैं। जलोढ़ जमाव और प्लेसर निक्षेप के रूप में भी हमें वहाँ से भी हमें क्या क्या मिलता है? सोना मिलता है, चांदी, टीन और प्लेटिनम मिलता है। और महासागरीय जल से हमें नमक मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, ब्रोमाइन मिलता है, ठीक है। आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण। आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में खनिज दरारों में, जोड़ों में, भ्रंशों में और विदरों में मिलती हैं, ठीक है। अब छोटे जमाव किससे? सिराओं के रूप में होते हैं, और बड़े जमाव परत के रूप में होते हैं, ठीक है। और यानी कि लेयर के रूप में होते हैं, और सिराओं के रूप में मतलब एक खड़े रूप में समझ सकते हैं। जब ये तरल या गैस अवस्था या दरारों में सहारे भूखंड पृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं, तब ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मतलब ये तरल या गैस अवस्था में दरारों के सहारे क्या करते हैं? भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। जैसे जब ज्वालामुखी आता है तो जो मेग्मा या लावा है, ठीक है, वो पृष्ठ की ओर धकेला जाता है, तब ऊपर आकर वह ठंडे होकर क्या होता है? जम जाता है, ठीक है। वहाँ भी हमें क्या मिलते हैं? खनिज मिलते हैं। मुख्य धात्विक खनिज है जैसे जस्ता है, तांबा है, जिंक है, सीसा आदि। भूगर्भ शास्त्री किसे कहते हैं? वे वैज्ञानिक जो किसका अध्ययन करते हैं? चट्टानों की प्रकृति का और उनके निर्माण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बेसिकली आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। खनन पृथ्वी के गर्भ से धातुओं को, अयस्कों को और अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ से धातुओं को, अयस्कों को और अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। खनिजों के वर्गीकरण का आधार। खनिजों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर होता है, जैसे रंग है, चमक, कठोरता, घनत्व, क्रिस्टलीयता के आधार पर किया जाता है। खनिजों के प्रकार। खनिज मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से खनिज? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, ठीक है। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु का अंश अधिक होता है। किसका अंश अधिक होता है? धातु का। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लोह खनिज, लोह धात्विक खनिज, अलोह धात्विक खनिज और बहुमूल्य धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज, ठीक है। लोह धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, जैसे लोहेस्क है, मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है, ठीक है। अलोह धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है, जैसे तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइट आदि, ठीक है। बहुमूल्य खनिज वे खनिज जो मतलब मात्रा में कम होते हैं लेकिन जो बहुमूल्य होते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है और आदि, ठीक है। ये यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है इनकी। लोह खनिज जिन खनिजों में लोहंश या लोहांश यानी लोहे का अंश होता है, जैसे लोहा है, मैग्नीज है आदि। लोहायस्क, ठीक है। लोहा खनिज के अंदर है लोहेस्क एक आधारभूत खनिज है, यानी बहुत मुख्य खनिज है। ये औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है, मतलब औद्योगिक विकास के लिए लोहेस्क की बहुत ही आवश्यकता होती है। ये औद्योगिक विकास लोहेस्क के बिना संभव नहीं है। भारत में लोहेस्क के विपुल संसाधन है, बहुत प्रचुर मात्रा में लोहेस्क अवेलेबल है। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त या लोहेस्क में धनी है, मतलब भारत में जो लोहांश या लोह युक्त लोहेस्क है वो उच्च कोटि का है, ठीक है। मैग्नेटाइट उच्च कोटि का लोहेस्क है, जिसमें 70% क्या होता है? लोहांश होता है और चुंबकीय गुण होते हैं, ठीक है। यह विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होता है, ठीक है। लोहेस्क के मेनली 4 प्रकार होते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ठीक है। लेकिन आपके लिए नाम जान लेना ज़्यादा ठीक रहेगा, आपकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको बेसिक नॉलेज के लिए ये बता दिया, ठीक है। हेमेटाइट उद्योगों में प्रयोग होने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोहांश, ठीक है, और 50 से 60
50% इसके अंदर क्या होता है, लोहांश होता है। भारत में लोह की पेटियाँ, भारत में लोह की 4 पेटियाँ, उड़ीसा झारखंड पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी, बेल्लारी चित्रदुर्ग या चिकमंगलुर तुमकुर पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। ठीक है, नेक्स्ट है मैंगनीज। मैंगनीज मैंगनीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग होता है, मतलब इस्पात निर्माण में मैंगनीज का प्रयोग होता है। ठीक है, 1 टन इस्पात के निर्माण के लिए लगभग 10 kg मैंगनीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, और मैंगनीज का उपयोग किस में होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में और पेंट बनाने में होता है। ठीक है, एलोह खनिज, एलोह खनिज किसे कहते हैं, जिनमें लोहा शामिल नहीं होता है, जैसा कि इनके नाम में ही लिखा हुआ है, लोह है यानी लोहांश होता है, एलोह है यानी लोहे की मात्रा नहीं होती। यद्यपि ये खनिज में तांबा है, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं। ठीक है, और एलोह खनिजों का उपयोग धातु शोधन में, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। ठीक है, अब ये लोह और एलोह खनिज आपको इनमें मतलब जो डिफरेंस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ताकि क्वेश्चन आए तो अच्छे से आप डिफरेंस कर पाओ। जैसे लोह खनिज और एलोह खनिज, लोह है, लोह यानी जिसमें लोहांश की मात्रा हो, एलोह यानी जिसमें लोहे की मात्रा नहीं हो। लोह इस मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, और एलोह खनिज तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लोहांश खनिज है और कौन सा एलोह खनिज है। ठीक है, तांबा, नेक्स्ट है तांबा। तांबा आघातवर्धन्य, तन्य और ताप सूचक होने के कारण तांबे का अधिक से अधिक उपयोग किसमें होता है, बिजली के तार निर्माण में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में और रसायन उद्योग में। तांबे का मुख्य मेनली जो यूज होता है वो किसमें होता है, बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और रसायन उद्योग में। ठीक है, और तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र वो कौन सा है, मध्य प्रदेश का बालाघाट की खदानें, जिनमें 52% तांबा उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट, बॉक्साइट निक्षेपों की संरचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों के समर्थ व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों से बनती है। मतलब बॉक्साइट का जो निर्माण है वो एल्यूमिनियम की सिलिकेट से समर्थ चट्टानों से होता है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है और ये लोहे जैसी शक्ति के साथ अत्यधिक कैसा होता है, हल्का और सुचालक होता है। और अत्यधिक क्या होता है, आघातवर्धन्य, यानी कि अत्यधिक फ्लेक्सिबल मान लो, और उसमें मतलब ये हल्का बहुत होता है और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में बॉक्साइट के जो निक्षेप हैं वो मेनली अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश में, मेघालय की पहाड़ियों में, बिलासपुर, कटनी में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ये फोटो आप देख लेना अच्छे से, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं होता है। धात्विक में क्या होता है, धातु का अंश होता है, और अधात्विक में क्या होता है, धातु का अंश नहीं होता है। ठीक है, जैसे अब्रक, नमक, पोटास, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि। अब्रक, अब्रक प्लेटों या परतों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या प्लेटों के रूप में या परत के रूप में पाया जाता है। अब्रक के निक्षेप के प्रमुख क्षेत्र हैं छोटा नागपुर पठार, झारखंड के अंदर छोटा नागपुर का पठार के उत्तरी पठारी किनारे, और बिहार व झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग की पेटी। राजस्थान में अजमेर के अंदर अब्रक पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के अंदर नेलोर पेटी के अंदर अब्रक का उत्पादन। अब्रक का उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चूना पत्थर। चूना पत्थर, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की चट्टानों में पाया जाता है। ये अधिकांशतः अवसादी चट्टानें होती हैं, जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको कि कौन सी चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं। आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं। चूना पत्थर का मेनली यूज होता है वो सीमेंट उद्योग में होता है, कच्चे माल के रूप में। किस में यूज होता है, सीमेंट उद्योग के अंदर कच्चे माल के रूप में इसका यूज होता है। और लोहा प्रगलन भट्टियों में भी इसका यूज होता है। ठीक है, लोहे को गलाने में, प्रगलन यानी गलाना। ठीक है, नेक्स्ट, खनन उद्योग को घातक उद्योग क्यों कहा जाता है, मतलब कि खनन उद्योग को वो घातक उद्योग क्यों है। ठीक है, इस उद्योग में श्रमिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। आपको सबको पता होगा खनिजों के खनन से जो वहाँ काम करने वाले श्रमिक हैं उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। लगातार धूल मिट्टी में रहने से उन्हें सांस की बीमारियाँ हो जाती हैं, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, फेफड़ों से संबंधित बीमारियाँ हो जाती हैं। खदानों में पानी भर जाने पर उन्हें मतलब नुकसान होता है। आग लग जाने पर श्रमिकों में डर बना रहता है। कई बार खदानें ढह जाती हैं या गिर जाती हैं, छतें गिर जाती हैं। ठीक है, तो अपनी जान गंवानी पड़ती है। खनन के कारण नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है, इसलिए भी वो पर्यावरण के लिए भी घातक है। ठीक है, भूमि और मिट्टी का अपक्षय हो रहा है। खनन करने से भूमि और मिट्टी का क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है, इसलिए भी खनन उद्योग क्या है, घातक उद्योग है। आपको पता होगा कि श्रमिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसका बहुत बुरा प्रभाव है। कैसे, जैसे श्रमिकों के लिए उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जैसे उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं आदि। ठीक है, और खदानों में
पानी भर जाता है तो मतलब उनके डूब के उनकी जान जाने का खतरा बना रहता है। आग लगने पर उनके जलने का खतरा बना रहता है। खदानें गिरने पर या ढह जाने पर उनको अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। नदियों के जल में अगर अपशिष्ट चला जाता है खनन का तो नदी जल प्रदूषित हो जाता है और अत्यधिक खनन से भूमि या मिट्टी का अपक्षय होता है और अपरदन जैसी सिचुएशंस उत्पन्न होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी कि हमें खनिजों को बचाकर क्यों रखना चाहिए। संरक्षण यानी हमें बचाकर क्यों रखना है खनिजों को। खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, मेनली हमारे उद्योग और कृषि के आधार हैं खनिज। सबको पता है कि उद्योगों के लिए और कृषि के लिए खनिजों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ये नवीकरण योग्य नहीं है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब नवीकरण योग्य नहीं है। एक बार खत्म होने के बाद इन्हें पुनः बनने में लाखों साल लग जाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों से वंचित रह जाएंगी। ठीक है, निक्षेपों की कुल मात्रा भी कम है, मतलब जो भंडार है वो भी बहुत कम मात्रा में, इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। हम बहुत तेज़ी से खनिजों का उपयोग करें। सबको पता है कि आज की पीढ़ियाँ मतलब खनिजों का इतना भारी दोहन कर रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में या हमारी भावी पीढ़ियाँ हैं उनको ये सब देखने को भी नसीब नहीं होगा और पर्यावरण पर इतना विपरीत प्रभाव पड़ेगा कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हम इन संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो उनके लिए ये सब बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय, यानी कि हम खनिज संसाधनों को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, खनन एवं परिष्करण के दौरान इन पदार्थों की बर्बादी कम हो, मतलब खनन करते समय और इनको शुद्ध परिष्करण यानी शुद्ध करते समय इन पदार्थों की बर्बादी क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक और लकड़ी का प्रयोग करें। ठीक है, और खनन व खनिज सुधार प्रक्रिया में धातु बनने तक कम से कम अपव्यय हो। ठीक है, खनन और खनिज सुधार प्रक्रिया में धातु बनने तक कम से कम अपव्यय हो। जो खनिज है उनके सुधार में जो प्रक्रिया है और उनको खनों से निकालते समय कम से कम क्या हो, अपव्यय हो। रद्दी व पुराने माल का पुनः उपयोग हो, यानी मतलब रीयूज किया जाए। ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से खनिजों का पुनः चक्रण हो। ठीक है, और उन्हें पुनः मतलब रिसाइकिल एंड रीयूज किया जाए। ठीक है, नियोजित और सतत पोषणीय तरीके से उपयोग, नियोजित यानी योजना बनाकर और भावी पीढ़ी और पर्यावरण को ध्यान में रखकर इनका उपयोग किया जाए। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खनिजों के अन्य विकल्प ढूंढना, जैसे कि CNG, LPG, ठीक है, अन्य जैसे सौर ऊर्जा वगैरह हैं, इनका विकल्प ढूंढकर हमें रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन खाना पकाने में, रोशनी, ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन व उद्योगों में, मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खाना पकाने में हमें रोशनी के लिए, ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन और उद्योगों में किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा गया, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों के बारे में। ठीक है, परंपरागत स्रोत वे स्रोत है जैसे लकड़ी है, उपले हैं, कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत। इनका एक बार यूज कर लेने के बाद इन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और गैर परंपरागत, इनका एक बार यूज होने के बाद भी इन्हें पुनः बनाया जा सकता है या पुनः नवीकरण किया जा सकता है, जैसे सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। इन्हें हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे परंपरागत स्रोत हैं वो हैं अनवीकरणीय। ठीक है, ठीक है, अनवीकरणीय, और ये जो गैर परंपरागत है ये नवीकरणीय। ठीक है, नेक्स्ट परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ये अब इनके डिवाइडेशन को हम मतलब डेफिनेशन के साथ समझते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, भारत में कोयला बहुतायत से पाया जाता है। ठीक है, ये कैसा जीवाश्म ईंधन है, इसे बनने में लाखों सालों का समय लगा। ये देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है, मतलब ये देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को मतलब बहुत हद तक पूरा करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, उद्योगों में घरेलू जरूरतों की ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति यानी व्यापारिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति किससे करता है, कोयले से ही करता है। यानी कि व्यापारिक जो ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति है उसके लिए वो कोयले पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, कोयले। संपीड़न की मात्रा, गहराई और समय के अनुसार कोयले को 3 प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, और एक और पार्ट भी है जो बहुत नगण्य मान लो या फिर जिसका बहुत कम जिक्र होता है, पीट। ठीक है, एंथ्रेसाइट ये सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। ठीक है,
फिर होता है बिटुमिनस, ठीक है, एंथ्रेसाइट, फिर होता है बिटुमिनस, फिर होता है लिग्नाइट और फिर क्या होता है पीट, ठीक है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का कैसा कोयला है? भूरा कोयला है। ये मुलायम होने के साथ ही नमयुक्त होता है। ये कहाँ पे? तमिलनाडु के नेवेली में मिलता है। विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिटुमिनस कोयला। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला, ये थोड़ा उच्च कोटि का है बजाय लिग्नाइट के, ठीक है। और इसका प्रयोग वाणिज्यिक प्रयोग में ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है, ठीक है। किसमें? लोहे को गलाने में विशेष महत्व है। एंथ्रेसाइट कोयला, ये सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। ये कठोर कोयला होता है, ठीक है, लेकिन इसकी मात्रा भारत में बहुत कम मात्रा में पाया गया, ठीक है। भारत में कोयला दो भूगर्भिक युग के सेल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना, जिनकी आयु क्या है? 200 लाख वर्ष से अधिक है, और दूसरा टर्सरी निक्षेप, जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं, ठीक है। गोंडवाना कोयले ये धातु शोधन कोयला है, जो धातु को शुद्ध करने में काम आता है। ये मुख्यतः किसमें? दामोदर घाटी क्षेत्र, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल और झारखंड में, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। जैसे गोदावरी, महानदी, सोन और वृंदा घाटी में कौन से कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं? गोंडवाना कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं, जो धातु शोधन में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है टर्शियरी कोयला क्षेत्र। टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाए जाने वाले कोयले। कौन सा कोयला है? टर्शियरी कोयला है, जो उत्तर पूर्वी राज्यों में मेनली पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन कौन सा है? पेट्रोलियम या खनिज तेल। ये ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अन्य विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं। मतलब ये ताप और प्रकाशन के लिए ईंधन के रूप में काम आता है, मशीनों को स्नेहक के रूप में काम आता है, और विनिर्माण उद्योगों में कच्चा माल प्रदान करता है, ठीक है। तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक, असंख्यक रासायनिक उद्योगों में एक नोडीय बिंदु के रूप में काम करते हैं, या एक मुख्य बिंदु के रूप में काम करते हैं। भारत का 63% पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? मुंबई हाई से निकलता है। 18% गुजरात से और 13% असम या आसाम से, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूलन माना गया है। मतलब कि जो प्राकृतिक गैस है, इसमें CO2 की मात्रा मतलब कम उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या पर्यावरण अनुकूलन के रूप में यूज किया जाता है, या पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। इसलिए वर्तमान शताब्दी का ईंधन है, या वर्तमान जो पीढ़ी है उसका ईंधन है, ठीक है। और प्राकृतिक गैस है, ये कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में विशाल भंडार पाए गए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसके भंडार पाए गए। प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार अवेलेबल है या उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है विद्युत, ठीक है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है, ठीक है। एक प्रवाही जल से हाइड्रो टरबाइन चलाकर, ठीक है, और एक है जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। यानी कि विद्युत दो रूपों में उत्पन्न होती है, एक जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर, और एक कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। बहुत तेज जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, ठीक, जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। मतलब तेजी से बहते हुए जल से टरबाइन लगाकर जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत कहते हैं, और ये नवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे दामोदर घाटी है, भांकड़ा नागल है, कोपिली है, व अन्य जैसी परियोजनाएं हैं, इनसे भी क्या किया जाता है? जो जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ताप विद्युत कोयले से, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत ग्रह अनवीकरण योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। एक तो होती है जल विद्युत का निर्माण किससे किया जाता है? जल के द्वारा, ठीक है, हाइड्रो टरबाइन चलाकर। और जो ताप विद्युत है उसका निर्माण कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के द्वारा टरबाइन चलाकर किया जाता है। और जो जल विद्युत है वो नवीकरण योग्य संसाधन है, और ये ताप विद्युत है ये अनवीकरण योग्य जीवाश्म ईंधन संसाधन है। ताप और जल विद्युत में अंतर, अब इनमें हम डिफरेंस देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, ताप विद्युत है वो कोयले से, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से पैदा होती है, जबकि जल विद्युत
ऊर्जा गिरते हुए जल की शक्ति का प्रयोग टरबाइन को चलाने से होता है। ये प्रदूषण युक्त होती है, ताप विद्युत है, ये प्रदूषण रहित होती है। ये स्थायी स्रोत नहीं है, मैंने कहा था कि ये क्या है, अनवीकरणीय है, जबकि जल विद्युत क्या है, स्थायी स्रोत है यानी नवीकरणीय है। अनवीकरणीय स्रोतों पर आधारित है, ये नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित। भारत में 310 से अधिक ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है। और भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजना, जैसे मैंने आपको बताया दामोदर घाटी है, नर्मदा है, बहुत सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है। जैसे तलचेर, पाकी, नामरूप, उरन, नेवेली आदि, जैसे भाखड़ा नांगल है, दामोदर घाटी है, कोपली है, नर्मदा है आदि, बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मतलब इसके अंदर आपको ये पूछ लेगा कि जल विद्युत है मतलब वो कैसा स्रोत है, नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है, ठीक है। और इसके अंदर आप मेनली ये पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन या जो मतलब नवीकरणीय है, ठीक है, जिनको हम वापस यूज कर सकते हैं या जो खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, ठीक है। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा किससे बनती है, अणुओं की संरचना को बदलने से, ठीक है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो उष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इस ऊर्जा का उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और थोरियम का जो झारखंड राजस्थान के अरावली क्षेत्र में का प्रयोग परमाणु और आणविक ऊर्जा के उत्पादन किया जाता है। यूरेनियम और जो थोरियम है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, परमाणु और आणविक ऊर्जा के उत्पादन किया जाता है। केरल में जो मोनोजाइट रेत होती है उसमें थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है, थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आणविक शक्ति, ठीक है। अणुओं के विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे आणविक शक्ति कहते हैं। आणविक खनिज परमाणु ऊर्जा को धारण करने वाले पदार्थ, ठीक है। आणविक खनिज कौन कौन से परमाणु ऊर्जा को जो धारण करते हैं, यूरेनियम है, थोरियम है और बेरिलियम है, ठीक है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों, क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। मतलब कि यहाँ पे आप ये समझ लो, ये हेडिंग है वो कटी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लेना सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, इसलिए यहाँ पे सौर ऊर्जा की संभावना क्या है, अधिक है। यह प्रदूषण रहित ऊर्जा है, ये भी इसका फायदा है क्योंकि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी कि भविष्य में मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए इससे कोई खतरा भी नहीं है और ये मतलब बाकी जो अनवीकरणीय स्रोत है उनको खत्म होने से रोकने में भी मददगार है, ठीक है। निम्न वर्ग के लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं, मतलब कि जैसे सौर ऊर्जा है इसके लिए निम्न वर्ग के लोग भी आसानी से इसको अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी जैसे कोयला है, पेट्रोलियम, उनको खरीदने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ है, तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक। कहाँ है पवन ऊर्जा की, वैसे तो देखा जाए तो पवन ऊर्जा गुजरात, राजस्थान सभी जगह पर अवेलेबल है, लेकिन मेनली जो सबसे ज़्यादा इसके भंडार है वो है तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक स्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, गुजरात में, केरला में, महाराष्ट्र में और लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। जो तमिलनाडु का नागरकोइल क्षेत्र है और जैसलमेर का जो राजस्थान का जैसलमेर है, सिर्फ पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाना जाता है। बायोगैस या जो बायोगैस है वो ऊर्जा के घास फूस, कृषि कचरा, जानवरों और मानव अपशिष्ट से इसका निर्माण होता है। जैसे जो सरसों को काटने के बाद में उसके जो नीचे डंठल बच जाते हैं उसके अपशिष्ट से भी बायोगैस का निर्माण किया जाता है, यानी कि जो घास फूस, कचरा है, जानवर है, मानव अपशिष्ट वगैरह है, इनसे बनने वाले गैस को क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। और इसका उपयोग मतलब आप घरेलू ईंधन में आदि में कर सकते हैं, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा, महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए जाए। महासागरीय तरंगे जैसे मतलब ज्वार और भाटा की सिचुएशन होती है तब ज्वारीय ऊर्जा के उत्पन्न की प्रक्रिया बनती है, मतलब ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। जैसे सकरी खाड़ियाँ होती हैं, इनके आर पार बाढ़ द्वारा बनाए बांध बनाए जाते हैं। वो ज्वार में सकरी खाड़ी द्वार में पानी भर जाता है और द्वार जैसे ही मतलब ज्वार की सिचुएशन खत्म होती है तो उस बंद होने पर बांध में ही रह जाता है वो जल, ठीक है। और ज्वार के उतरने पर बांध से पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र में उतार दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये खाड़ी है, ठीक है। अब इसमें मतलब झरने की तरह इसमें जल इकट्ठा कर लिया, ठीक है, ये जल इकट्ठा कर, जैसे ज्वार उतरता है तो इसी खाड़ी के रास्ते इसको क्या कहते हैं, नीचे की तरफ उतारा जाता है और टरबाइन लगाकर विद्युत निर्माण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने की दशाएं। भारत में ज्वारीय ऊर्जा, भारत में खंबात की खाड़ी में ज्वार आते,
कच्छ की खाड़ी में, और पश्चिम तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की कैसी आदर्श दशाएं हैं या अनुकूल परिस्थितियां हैं। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो ताप है उसका यूज ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि कई स्थानों पर पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या होता है, गहरी उष्मा उत्पन्न होती है, मतलब बहुत ताप की सिचुएशन उत्पन्न होती है, और वही ताप विद्युत के रूप में उपयोग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण क्यों आवश्यक है हमारे लिए? जैसे नंबर 1, जरूरत न होने पर हमें क्या करना चाहिए, बिजली को बंद कर देना चाहिए, इससे क्या होगा, ऊर्जा का संरक्षण होगा। सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग निजी या व्यक्तिगत वाहनों का अधिक प्रयोग करें, इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। परंपरागत ऊर्जा स्रोत सीमित है, इनका उपयोग हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए, ठीक है, या बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। इसकी जगह विकल्प के तौर पर अन्य ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका उपयोग करना चाहिए। नवीकरणीय साधनों का प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि नवीकरणीय स्रोतों के बजाय हमें नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग अधिक या नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कारपूलिंग आदि का उपयोग करना चाहिए। यह है आपका मैप। वैसे तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे मेन ये है कि आपको कुछ जगहों का पता होना चाहिए। कभी कभी मैप में वाले क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको मैं मेन जो लोएस्ट क्षेत्र हैं, खाने हैं, मैंगनीज, बॉक्साइट, अब्र के जो स्थान है उनके बारे में थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो ये एरिया है वो कौन कौन से एरिया के अंदर है, ठीक है। ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है झारखंड। क्या है, झारखंड। झारखंड के अंदर जो गया बिहार के अंदर है। ये ऊपर वाला क्या है, बिहार है, और ये नीचे वाला क्या है, झारखंड है। गया और हजारीबाग ये दोनों किसके लिए, अब्रक के लिए प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। फिर ये है राजस्थान। राजस्थान के अंदर अजमेर, बेवर, ये किसके लिए, अब्रक उत्पादन के लिए। फिर है आंध्र प्रदेश। ये कौन सा क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर नेलोर किसके लिए, अब्रक उत्पादन के लिए मुख्य क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है लोएस्ट क्षेत्र। लोएस्ट के क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे ये रहा एक तो उड़ीसा के अंदर केंदुझर, ठीक है, केंदुझर, और जो झारखंड के अंदर गुआ और मयूरभंज, ठीक है। मयूरभंज है ये उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। और नेक्स्ट है इधर छत्तीसगढ़ के अंदर, ये है छत्तीसगढ़, ठीक है, इसके अंदर दुर्ग, ठीक है। और जो ये आपका मिकाल हिल, ठीक है, भंडारा, चंदपुर, बेलाडीला, ये सारे क्षेत्र क्या है, एक लोएस्ट पेटी के रूप में है। और इधर जो झारखंड, उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल के आसपास वाले क्षेत्र में अंदर कौन से हैं, गोवा, केंदुझर और मयूरभंज पेटी, ठीक। और इधर महाराष्ट्र के अंदर ये है महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी, गोवा और जो पेटी है, ठीक है। और फिर कर्नाटक के अंदर चित्रदुर्ग, बेलारी, तुमकुर, कुंद्रेमुख, ये पेटी है, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपकी लोएस्ट निर्यातक पतन में एक मारवा गोवा जो गोवा के अंदर है, और मैंगलोर ये कर्नाटक के अंदर है, और पारादीप ये उड़ीसा के अंदर है, विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और नेक्स्ट है मैंगनीज उत्पादन में केंदुझर जो कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। और इधर है शिवमोग जो कहाँ है, कर्नाटक के अंदर है। और कौन सा है, ये जो आपका एक शायद इधर महाराष्ट्र के अंदर ही है एक और, उसका नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा। और बॉक्साइट के अंदर कौन कौन से एरिया हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर, और अमरकंटक ये मध्य प्रदेश के अंदर, कटनी ये भी मध्य प्रदेश के अंदर, और जो एक ये रह गया अपना सुंदरगढ़ ये उड़ीसा के अंदर, ठीक है। सॉरी सुंदरगढ़ तो मैंगनीज सुंदरगढ़ और बालाघाट, और ये जो नागपुर और केंदुझर ये किसके लिए, मैंगनीज के लिए। और अब्रक के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कोयले के लिए, ठीक है, कोयला क्षेत्र। इस मैप में शायद आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, लेकिन कोयला के खाने बता देती हूँ मैं आपको। जैसे बोकारो है, ठीक है, झरिया है, ये दोनों कहाँ पे है, बोकारो और झरिया दोनों क्या है, झारखंड के अंदर, ठीक है। और रानीगंज कहाँ है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। ये वैसे देखा जाए तो रानीगंज पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों की सीमा पर है, ठीक है, लेकिन इसको मेनली रानीगंज को पश्चिम बंगाल के अंतर्गत ही रखा गया है, ठीक है। तलचर उड़ीसा के अंदर, कोरबा छत्तीसगढ़, ठीक है, सिंगरौली मध्य प्रदेश, ठीक है। नेवेली कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। सिंगरेनी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। और इधर
ये जो है क्षेत्र माकुम वगैरह है, ठीक है, और मोरन वगैरह है। ये आप अपने उस मैप में अच्छे से देख लेना। शायद ये फोटो क्लियर नहीं है तो अच्छे से दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, लेकिन आपकी बुक के अंदर ये मैप दिया हुआ है तो आप अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है। फिर है तेल क्षेत्र। तेल क्षेत्र है, इसके अंदर ये रहा सोनीपत, दिल्ली, गुड़गांव, साहिबाबाद, बबराला, आंवला, शाहजहांपुर, औरैया, जगदीशपुर, विजयपुर, अंता जो राजस्थान के अंदर है, 12 के अंदर, विजयपुर है ये मध्य प्रदेश के अंदर है, और जो आंवला, शाहजहांपुर, औरैया और जगदीशपुरी ये है, ये सारे कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर है। साहिबाबाद और बबराला ये हैं जो आपके यूपी के आसपास, और सोनीपत ये हरियाणा के अंदर है, दिल्ली और ये गुड़गांव ये भी हरियाणा के पास है। फिर है नीचे झाबुआ, ये मध्य प्रदेश में है, अंकलेश्वर, हजीरा, कलोल और वडोदरा ये कहाँ है, गुजरात के अंदर है, ठीक है। और एक जो बसीन से लेकर मुंबई हाई तक तेल उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो एक ये है इंपॉर्टेंट तेल उत्पादक क्षेत्र डिगबोई जो असम के अंदर है, नाहरकटिया, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। और ये जो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन है ये यहाँ से स्टार्ट होकर हजीरा तक जाती है, ठीक है, आपको दिखाई दे रही होगी हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन, ठीक है, जिसे हम HVJ के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आणविक और तापीय खनिज, ठीक है। जो आणविक और तापीय खनिज में पहले आणविक खनिज, ठीक है, परमाणु खनिज है, जैसे नरोरा है, ठीक है, आपका जो रावत भाटा है, रावत भाटा राजस्थान के अंदर है, नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और जो ये आपका काकरापार गुजरात के अंदर है, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। केंगा कर्नाटक के अंदर है, कलपकम तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। और जो तापीय खनिज है ये लगभग सभी जगह पे हैं, जैसे आपका दिल्ली के अंदर है, ठीक है, फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है, जो ये और सिंगरौली मध्य प्रदेश, अमरकंटक, सतपुड़ा ये सब मध्य प्रदेश के अंदर है, हरदुआगंज, पनकी ये सब कहाँ पे, यूपी के अंदर है, बरौनी ये बिहार के अंदर है, दुर्गापुर, संथालडी और कोलकाता ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, चंद्रपुरा ये झारखंड के अंदर है, और जो रिहंद है ये यूपी के अंदर है, देखो नीचे की साइड यूपी वाले एरिया में, तलचर ये उड़ीसा के अंदर है, विजयवाड़ा ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, और कल्पकम और नवेली, इनोर ये तूतीकोरन ये सब कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है, रामागुंडम, कोटागुंडम और विजयवाड़ा ये तेलंगाना के अंदर है, ठीक है। और उरण, नासिक, भुसावल, परली, कोरडो या कोरडी, ठीक है, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। और गांधीनगर, साबरमती, धुबरन और अहमदाबाद और वानकवाड़ी ये कहाँ पे, गुजरात के अंदर है, ठीक है। और इधर नामरूप कहाँ पे, असम में, और बोगई गांव कहाँ पे, ये भी नामरूप कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, और बोगई गांव कहाँ पे, असम के अंदर, ठीक है। ओके, तो अपना टॉपिक पूरा हो गया, और नेक्स्ट हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। और आप लोग अपने सजेशन बिल्कुल निश्चित होकर दें, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है, और आपके कमेंट्स मैं कोशिश करती हूँ कि सभी कमेंट्स पढ़ सकूँ। जवाब तो मैं नहीं दे पाती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ। ओके, थैंक यू।